वेलकम, माय नेम इज़ कृणाल ठाकुर और एम्पावर आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है यूपीएससी का। आज 10 तारीख है, 10 अक्टूबर 2021 और आज जो क्वेश्चन पेपर हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, तो क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक मैं डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 41 को पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो पूछा गया था वो ये था, पर्माकल्चर के बारे में पूछा गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग पूछा है। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग जो पहले के ज़माने में होता था, जो केमिकल डाल के जो फार्मिंग की जाती थी, और अभी का जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हुआ है उसका एक टाइप है पर्माकल्चर, कि आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को उगाते हो, अपने एग्रीकल्चरल एरिया में सस्टेनेबल प्रैक्टिस करते हो। तो उनमें से एक है पर्माकल्चर, जो शहर के पास भी हो सकती है, जो गार्डनिंग भी हो सकती है, जिसमें फ्रूट्स भी उगाया जा सकता है। तो देखते हैं कि कैसे डिफरेंट है। तो सवाल जो पूछा था वो पूछा था कैसे वो डिफरेंट है पुराने ज़माने की केमिकल फार्मिंग को लेकर। तो पहला जो ऑप्शन था, लाइक आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चार सेंटेंस दिए गए थे। पहला था पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस, कि एक ही तरह का क्रॉप अगर बनाते हो तो उसको पर्माकल्चर जो है डिस्करेज करता है। बट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। पुराने ज़माने की फार्मिंग में एक ही तरह का जो क्रॉप है वो ज़्यादातर उगाया जाता था, लेकिन आज की जो पर्माकल्चर है उसमें डिस्करेज किया जाता है। तो पहला सेंटेंस एकदम सही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के हिसाब से पर्माकल्चर का पहला सेंटेंस सही लग रहा है। दूसरा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, जबकि हम देखते हैं कि पर्माकल्चर में ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के हिसाब से हम जोड़े तो पर्माकल्चर जो है ये दूसरा सेंटेंस भी सही है। और तीसरा जो है कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो है वो इजीली पॉसिबल है सेमी एरिड, जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं गिरती है उसे सेमी एरिड रीजन कहते हैं, वहाँ पे कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो है वो पॉसिबल है, जबकि पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। अब ये लिखा है, उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा जो है वो प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग विच इज नॉट नेसेसरीली इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो चौथा सेंटेंस जो है वो सही है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा सेंटेंस सही लग रहा है, बस तीसरा सेंटेंस उल्टा लिख दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो पहला, दूसरा और चौथा, मतलब यहाँ सही आंसर जो है वो सही आंसर हमें मिलेगा वो है बी है। बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें बस तीसरा गलत है, अदरवाइज पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क इन द एग्जामिनेशन, जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो ये है, क्वेश्चन नंबर 42। अब ये कहता है विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाम ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा है और इसमें कहा है कि पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। देखो यहाँ पे हम सीधा देख सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है, ये पूछा गया है। तो उसमें मिनिमम 2 आंसर तो दिया है, अगर एक भी गलत हो जाता है तो इसका मतलब है वो ऑप्शन है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल ट्री जो है वो हमारा अफ्रीका का नेटिव है, इसकी शुरुआत जो है वो अफ्रीका से हुई थी। तो पहला सेंटेंस गलत हो जाता है, और अगर पहला सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाता है तो इसका मतलब है आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है दूसरा और तीसरा जो है वो उसका आंसर होना चाहिए, बिना पढ़े आप कह सकते हो। लेकिन पढ़ना है तो आप बोल सकते हैं कि पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। और तीसरा जो है पाम ऑयल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल, इट कैन, तो ये ज़्यादातर सही होता है। तो दूसरा, तीसरा जो है वो सही है, ओपन क्वेश्चन है। पहला जो है वो गलत है, तो आंसर जो है वो दूसरा और तीसरा इज द आंसर। बी इज द आंसर हियर, यहाँ पे बी आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो क्या बता रहा है। तो देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 43 इज सेइंग समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे 43 यहाँ है, यस ये रहा। अब देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन पूछा था, विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, हमारी सिंधु नदी के सिस्टम में, ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर 3 ऑफ देम पॉर इनटू 1 ऑफ देम विच जॉइन इंडस, के मतलब बाकी की 3 नदी जो है वो चौथी नदी में घुसती है, मिलती है, और जो चौथी नदी जो है वो डायरेक्टली जाके इंडस नदी में गिरती है, ये पूछा हुआ है। और पूछा है हमारी पंजाब की 4 नदियां नाम दिया हुआ है ब्यास को छोड़ के, तो चेनाब, झेलम, रावी और सतलज।
तो यहाँ पे कौन सी नदी जो है, जो दूसरी नदियों का पानी इसमें आता है और ये नदी जो है वो सीधा इंडस में जाती है। आंसर जो है यहाँ पे होगा, आंसर आप मैप में भी देख लोगे तो आंसर क्या होगा, डी होगा, दैट इज सतलज इज द आंसर। सतलज नदी जो है वो डायरेक्टली इंडस नदी में जाती है और बाकी सारी नदी इसके अंदर आके गिरती है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो है वो डी है, जो एनसीईआरटी में मैप में हर जगह से पता चलता है कि द करेक्ट आंसर इज हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 44 पे आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 44 इज, अब ये पूछा है सीधा कि विथ रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना, कुचुमेन, सरगोल और खाटू ये सारे किसके नाम हैं? तो ग्लेशियर, मैंग्रोव एरिया, रामसर साइट, सेलाइन। अब ग्लेशियर मतलब बर्फ से बना हुआ, मैंग्रोव एरिया की बात करें तो एस्चुरी में जो मैंग्रोव होता है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, रामसर वेटलैंड के लिए जाना जाता है और सेलाइन जो है वो राजस्थान जैसे डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। और अगर आपको पता हो तो ये डिडवाना, कुचमेन, सारगोल, खाटू ये राजस्थान की साइट है, डेजर्ट वाला एरिया है और डेजर्ट में लेक होता है, सेलाइन लेक होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है, दैट इज द करेक्ट आंसर इज डी, सेलाइन लेक, खारे पानी के लेक यहाँ पे आंसर होंगे। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट 45 क्वेश्चन अगर देखें तो 45वां क्वेश्चन ये कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो यहाँ पे ये रहा। तो ये सवाल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें एलिमिनेशन करना था। तो देखो यहाँ कुछ रिवर के नाम दिए, ब्राह्मणी, नागवाली, सुवर्णरेखा, वामसधारा। अब उसमें लिखा है विच ऑफ द अबाव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट से कौन सी निकलती है? तो इसका जो वेस्टर्न घाट से निकलती होगी वो ईस्टर्न घाट से नहीं निकलती होगी, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं और उसमें वेस्टर्न घाट की नदियाँ प्रोमिनेंट है। तो हमारी जो नदियाँ है उसमें वेस्टर्न घाट की नदी एक तो है हमारी ब्राह्मणी वेस्टर्न घाट से निकलती है और सुवर्णरेखा वेस्टर्न घाट से निकलती है। तो इसका मतलब है वेस्टर्न घाट से निकलती होगी वो नदी नहीं आंसर होगी। तो इसको एलिमिनेशन कर देंगे तो आंसर क्या होगा, दूसरा और चौथा। और यहाँ पे देखो दो ही आंसर है तो दूसरा और चौथा इज द आंसर। यहाँ पे भी बी आंसर होगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन की जरूरत है क्योंकि देखो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती है, लेकिन जो पता है उसको अगर निकाल दोगे तो जो नहीं पता है वो उसका आंसर आ सकता है। तो बी इज द आंसर, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें लिखा है पहला से, अब देखो यहाँ पे भी ऑप्शन जो है पूछा है करेक्ट आंसर देना है और पहला स्टेटमेंट जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। तो ग्लोबल ओशन कमीशन नाम की एक संस्था है, कमीशन है जो लाइसेंस देता है माइनिंग के लिए इंटरनेशनल वाटर में। दूसरा, इंडिया हैज रिसीव लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। और तीसरा, रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। तीसरा ओपन क्वेश्चन है, इसका आंसर तीसरे का तो सही होगा क्योंकि ये ओपन है, लॉजिकल सेंटेंस है। अब अगर इसमें हम देखें तो तीसरा तो सही हो जाएगा, इंडिया हैज रिसीव द लाइसेंस, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो ये दूसरा भी सही है। अब क्वेश्चन उठता है पहले में, तो पहला जो है क्या सही है गलत है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो द ग्लोबल ओशन कमीशन जो है वो 2001 इंटरनेशनल इनिशिएटिव जरूर है। तो ग्लोबल ओशन कमीशन 2013 से 2016 के बीच में काम कर रहा था और ये जो ओशन का हेल्थ होता है, ओशन का जो पॉल्यूशन फ्री करने का जो एक स्टैंड है वो लिया था इन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो ओशन के हेल्थ के लिए उन्होंने जवाबदारी ली थी और ये इनिशिएटिव करके ओशन के हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करते थे और अवेयरनेस पहुंचाते थे। लेकिन ये कमीशन वो नहीं है जो लाइसेंस देता है। लाइसेंस देने वाला कमीशन जो है वो इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी में काम करता है। तो इसीलिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी लाइसेंस देने का काम करता है, ये इंडियन ग्लोबल ओशन कमीशन नहीं करता। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा, पहला सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था, पहले ये मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें 47। तो देखो
47 कहते हैं अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। देख इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है इसको आंसर करने के लिए। सो सिंपल, लीस्ट एफिशिएंट का मतलब है ऐसा कौन सा क्रॉप है जो सबसे ज्यादा पानी को खाता है, सबसे ज्यादा पानी को पीता है। तो आप देखोगे एक तो राइस है और एक शुगर केन होता है। तो राइस ऑप्शन में है नहीं, दूसरा शुगर केन है। तो शुगर केन वही होता है जहां पे पानी अच्छा होता है, पानी ना हो तो इरिगेशन की जरूरत होती है। तो शुगर केन इज द आंसर हियर। तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाता है ए, दैट इज शुगर केन। बाकी रेड ग्राम है, मिलेट है, सनफ्लावर है, वो वाटर एफिशिएंट क्रॉप हम बोल सकते हैं, लेकिन शुगर केन इज द आंसर, शुगर केन इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ 47। 47 का ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप सीधा सेंटेंस पढ़ोगे आंसर मिल जाएगा। ओशनोग्राफी से पूछा हुआ है, लिखा है इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओविंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड हमेशा ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड पे जाती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, एक रफ डायग्राम अगर बताऊं, तो ये हो गया हमारा अर्थ, और अर्थ के अंदर ये हो गया हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर में ये जो है ट्रॉपिकल एरिया। तो ये ट्रेड विंड जो है, ट्रेड विंड कुछ ऐसे जाती है, ट्रेड विंड कुछ ऐसे जाएगी। तो इसीलिए जो हमारा इंटरनेशनल वाटर होगा वो भी क्या होगा, तो इक्वेटोरियल एरिया में जो ओशन होगा हमारा वो भी क्या हो, ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड पे जाएगा, कोई भी ओशन होगा। तो ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओविंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। तो यहाँ पे बोला है कि वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन, सपोज ये ओशन है तो ओशन का वेस्टर्न सेक्शन जो है वो वार्मर ऐसा बोला है, जो कि गलत है, क्योंकि जो भी विंड यहाँ पे जाएगी तो क्या होगा, ये जो वेस्टर्न सेक्शन जो है, सॉरी ये वेस्टर्न सेक्शन है, ये ईस्टर्न सेक्शन है, ओशन की बात करें तो वेस्टर्न सेक्शन में यहाँ से पानी अगर यहाँ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी रहेगी। ये ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि जो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन, क्योंकि ईस्टर्न सेक्शन में अपवेलिंग होती है तो ये कोल्ड हो जाता है, और जो वेस्टर्न सेक्शन है पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे भर जाता है, ये वार्म वाटर होता है। पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, इन द टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन मतलब ऊपर के जोन की बात कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। वेस्टर्ली विंड मेक ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। तो यहाँ पे सपोज कोई भी जाता है, कोई भी हमारा ओशन का करंट जाता है तो यहाँ से ट्रैवल इधर करेगा, जब इधर करेगा ठंडा और गर्म दोनों वाटर यहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद ये इस तरफ जाएगा तो इधर जो कॉन्टिनेंट होगा और ये जो ओशन का एरिया होगा उसको ये वार्म कर देगा, क्योंकि ये नीचे से पानी ईस्टर्न साइड पे जा रहा है जो वार्म वाटर है। तो इसीलिए ये सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट होगा, और दोनों स्टेटमेंट अगर सही होते हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा वो होगा बोथ, दैट इज सी। सी इज द आंसर। तो ओशनोग्राफी से एक क्वेश्चन था और यहाँ पे आंसर है सी, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट इज द आंसर। तो दोनों सही है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट 49, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 अच्छा बाजू में है। तो देखो यहां पे, in the context of India's preparation for climate smart agriculture, consider the following statement। 3 स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। तो ये देखो, देखने से ही ओपन क्वेश्चन है, देखने से ही पता चल जाता है कि सही बात लिखी हुई है, वेरी लॉजिकल। दूसरा, द प्रोजेक्ट ऑफ दैट क्लाइमेट चेंज के ऊपर इज कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर इन फ्रांस। तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में, ये भी सही है। और तीसरा, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक इन इंडिया इज वन ऑफ द ये CGIAR रिसर्च सेंटर। तो इंडिया में भी इसका एक रिसर्च सेंटर है सेमी एरिड रीजन का, देखने से ही पता चल जाता है। और ये तीनों आंसर जो है, तीनों ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो एग्जामिनेशन जब बैठे हो तो ऐसे रिस्क आप ले सकते हो जहां पे आपको लगे कि लॉजिकली सही लग रहा है, वो इसका आंसर होना चाहिए। द राइट आंसर इज डी। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा
देखो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, बस देखने के लिए बड़ा सा सेंटेंस पैराग्राफ दे दिया है, लेकिन पढ़ोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। इसको जब पढ़ोगे कि लीफ लिटर डिकम्पोज, मतलब जो भी लीफ, जो भी पत्ते गिरते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, फास्टर देन इन एनी अदर बायोम, एंड एज ए रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर, सॉइल का सरफेस एकदम बेयर लैंड होता है। अपार्ट फ्रॉम ट्री द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ plant form reach up to canopy vicariously by climbing the tree of growing epiphyte। epiphyte मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे जो है वो दूसरे पेड़ पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं। रूट ऑन अपर ब्रांच ऑफ द ट्री, तो एपीफाइट कहाँ मिलते हैं? एपीफाइट जो है वो इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में मिलते हैं। तो हमें सीधा देखना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है, तो डी इज द आंसर। तो देखो डी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सीधा आंसर जो होगा वो डी होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, और इसीलिए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो पेड़ बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और जो बड़े बड़े पेड़ होंगे तो बाकी के पेड़ों को अपने आप को सर्वाइव करना है, तो उन पेड़ों से लड़के उनके ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। तो एक तरीके से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द आंसर। एक तरीके से ये बायोटिक इंटरेक्शन भी हो जाता है, तो ये एनवायरमेंट भी ले लेता है और ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट, ये दोनों को कॉन्सेप्ट आप यूज करके इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तमाला एंड खेमशावारा वर फेमस फॉर। तो देखो भावभूति के बारे में या किसी भी एक के बारे में आपने सुना हो तो आप आराम से बता सकते हो कि किसके लिए फेमस थे। जैन मोंक्स, प्ले राइट, टेम्पल आर्किटेक्ट या फिलोसॉफर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ये लोग किसके लिए फेमस है, तो एंशिएंट इंडिया में तो पहले तो देखो जैन मॉन्क्स, आपको पता है जो मॉन्क्स होते हैं जैन धर्म में होते हैं उसे जैन मॉन्क्स कहते हैं। प्ले राइट का मतलब क्या हो गया? पर्सन हु राइट द प्ले, जो प्ले लिखते हैं उनको बोला जाता है कि ये प्ले राइट है। टेम्पल आर्किटेक्ट, टेम्पल का जो डिजाइन करते हैं, या फिलोसोफर। अब देखो फिलोसोफर में तो आपको मिलेंगे नहीं, जैन मॉन्क्स में भी आपको नहीं मिलेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर में भी इनके कहीं नाम नहीं है, लेकिन हाँ प्ले राइट में जरूर है, तो उन्होंने प्ले जरूर लिखे हुए हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर इज प्ले राइट, प्ले लिखने वाले, प्ले राइट इज द आंसर। तो यहाँ पे बी इज द आंसर, प्ले राइट आर द आंसर, प्ले राइट यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दूसरा जो सवाल है वो है 52, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे लिखा है कि द मॉन्टेग्यू चैंसफर रिफॉर्म ऑफ 1919 recommended granting voting right to all the women above the age of 21। तो मॉन्टेग्यू चैंसफर रिफॉर्म जो था 1919 में हुआ था, उसने विमेन को रिजर्वेशन देने की बात की थी जो 21 ईयर से ऊपर हो उसकी। तो देखो इससे पहले विमेन के लिए रिजर्वेशन की बात इतनी ज़्यादा तो उन्होंने नहीं दी है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव द वीमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। अब देखो यहाँ पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931-32 में, तो जो डांडी मार्च था, डांडी मार्च के बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, लेबर पार्टी आई और उन्होंने रामसे मैकडोनल ने जो ऑर्गेनाइज करवाया था, और आपको पता है कि रामसे मैकडोनल ने कम्युनल अवार्ड भी घोषित किया था कि ठीक है सेपरेट इलेक्ट्रेट जो है वो हिंदू धर्म में डिप्रेस क्लास को भी दिया जाएगा। इसी तरीके से सेपरेट इलेक्ट्रेट के आधार पे बहुत सारे और वर्गों को भी रिजर्वेशन, सेपरेट इलेक्ट्रेट देने की बात की हुई थी। लेकिन तो यहाँ पे विमेन के लिए भी बात की गई थी, विमेन को भी हम क्या करेंगे, विमेन जो होगी उनको भी सेपरेट इलेक्ट्रेट, एक कम्युनल अवार्ड जो दिया था उसके बेस पे एक इलेक्ट्रेट दिया जाएगा। और भारत में सारी पार्टी ने उसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद ये पास किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव विमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर, ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये दूसरा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, इसलिए आंसर जो है वो दूसरा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 1935 की बात है, तो इसके फलस्वरूप जब ये घोषणा हुई थी, तो इसलिए सरोजिनी नायडू, आप जानते होंगे सरोजिनी नायडू को, तो उन्होंने एक भाषण दिया था, स्पीच दिया था, और उन्होंने बोला था कि हम दुर्गा को भी जानते हैं, हम पार्वती को भी जानते हैं, हम शक्ति को भी जानते हैं, और हमारे अंदर पावर है, हम वीक नहीं है, और हमें रिजर्वेशन अगर चाहिए तो इस तरीके से नहीं चाहिए जिस तरीके से आप देना चाहते हो। तो इसीलिए इसका अपोजिशन किया था, बहुत सारी पैट्रियोटिक पार्टी ने इसका अपोज किया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो रिजर्वेशन था वो कम्युनल बेसिस पे था, जो विमेन के लिए भी दिया गया था। और उसके बाद सारी विमेन को नहीं दिया गया था, बस कौन सी विमेन को दिया गया था? जो वाइफ हो, जो कम्युनल बेस पे ये दिया गया था कि कुछ कौम की
महिलाओं को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसको अपोज किया गया था। तो वाइफ के बेस पे, वाइफ एज ए क्राइटेरिया टू कंटेस्ट इलेक्शन शुड नॉट बी देयर, इसकी एक मांग हुई थी। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जो है वो सही है। नेक्स्ट की बात अगर हम करें 53, with reference to 8 August 1942 Indian history, which one of the following statement is correct? Quit India movement resolution was adopted by AICC, All India Congress, AICC. The Viceroy Executive Council was expanded to include more Indian. The Congress ministry resigned in seven province. The Cree proposal, an Indian union with full dominion status once Second World War was over. तो यहाँ पे आंसर 53, तो यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। अब इन चारों सेंटेंस में अगर हम देखें तो करेक्ट सेंटेंस जो है वो है पहला, द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो AICC, तो पहला आंसर जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, 53 का पहला आंसर होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय AICC। दूसरा है वो गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is associated with song from prison, a transition of ancient Indian religious lyrics in English? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, तो जेल से संगीत का नहीं गाना गाने का, ये कौन फेमस है इसके लिए? द आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। सी इज द आंसर हियर, कि यहाँ पे इसके लिए मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो फेमस है इसके लिए, सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से। तो सी मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे गांधी बापू महात्मा गांधी इज फेमस फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 55, विथ रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज? तो सबसे पहले जो है वो कौन सी साइज आएगी? तो सबसे पहले आएगा ये असेंडिंग, तो मतलब बड़ा आएगा, उसके बाद छोटा रहेगा, उसके बाद छोटा, छोटा बड़ा, और उसके बाद स्मॉलेस्ट, पहले सबसे छोटा आएगा, छोटा, डिसेंडिंग होगा तो बड़ा होगा, लेकिन असेंडिंग है तो सबसे छोटा आएगा, फिर बड़ा यूनिट, उसके बाद बड़ा यूनिट। तो इनमें सबसे बड़ा यूनिट कौन, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो सबसे छोटा, तो प्रागना, सरकार, सुबह, ये तीन चीज दिख रही है। तो सबसे छोटा यूनिट जो है प्रागना है, प्रागना, प्रागना के बाद सरकार, और उसके बाद फाइनली जो है वो सुबह है। सुबह इज द बिगेस्ट एरिया। तो यहां पे आंसर होगा ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। नेक्स्ट है, next question is 56. Who among the following was associated as secretary with Hindu female school which later became known as Bethune female school? तो देखो कौन बैथुने फीमेल स्कूल में, हिंदू फीमेल स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रेटरी बने थे और बहुत फेमस है? तो एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। तो इसके लिए हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो फेमस ज़्यादा है, और यहाँ आंसर भी जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज द आंसर। ऑल्दो सब लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन विमेन के लिए, विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, विधवा मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा काम जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए हैं, और यही आंसर है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57. In the context of colonial India, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह धिलोन आर रिमेम्बर्ड एज, बहुत बड़ा ये केस हुआ था हमारे इंडियन नेशनल, ये जो लाल किले में ये केस हुआ था, तो इसीलिए जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो लोगों को पकड़ा था तो उनका केस चलाया था, और कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर ने इसके लिए वकालत की थी। तो यहाँ पे आंसर होगा लीडर ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट, नहीं, मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, नहीं, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी नहीं, ऑफिसर ऑफ INA दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी, यस। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर आते हैं। Question number 58 is this. तो देखो, with reference to Indian history, which of the following statement is या are correct?
कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है इसके लिए। पेज नंबर, सो क्वेश्चन नंबर 58 है, 58। तो यहाँ पे पूछा है द निजामत ऑफ आर्कट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, निजामत हैदराबाद स्टेट में से, सही है। द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये भी सही है। और उसके बाद तीसरा सेंटेंस जो है वो कहता है रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म आउट ऑफ टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। तो यहाँ पे अहमद शाह दुरानी नहीं, दाऊद खान आएगा। तो यहाँ पे लाइक दाऊद खान इज द आंसर। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो आंसर जो है वो पहला और दूसरा इज द आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड इज द आंसर। यहाँ पे पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा। निजामत हैदराबाद स्टेट राइट आंसर, मैसूर विजयनगर एम्पायर में से निकला है, ये भी सही है, दोनों आंसर सही है, लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 59। सो क्वेश्चन नंबर 59 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मतलब जो फेमस स्थल है और रिवर के साथ उनको पहचानने की बात की हुई है। तो अजंता रिवर जो है वो कौन से, अजंता केव जो है गुफा वो वाघोरा रिवर के ऊपर है, ये सही हो गया, पहला ही महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में वाघोरा रिवर के ऊपर, ये सही आंसर है। अभी सांची स्तूपा जो है, सांची स्तूपा, तो सांची स्तूपा जो है वो चंबल रिवर के ऊपर है, तो आंसर गलत है। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है और ये बेतवा रिवर के ऊपर है, बेतवा, बेतवा इज द लाइक बेतवा रिवर इज द आंसर, बेतवा रिवर आता है यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो जाएगा अभी, क्योंकि ये चंबल लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद पेंडुलेना केव श्राइन लाइज इन गॉर्ज ऑफ नर्मदा, नहीं ये साउथ इंडिया का है और नर्मदा जो है वो अपनी गुजरात मध्य प्रदेश वाली रिवर है, तो ये साउथ इंडिया का रीजन हो गया, साउथ इंडिया का फीचर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे भी दूसरा तीसरा सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। पोन्नाई रिवर है यहाँ पे, तो पेंडुलेना जो है वो पोंडाई रिवर के ऊपर है जो साउथ इंडिया में है, पोंडाई रिवर जो साउथ इंडिया में है, इसे नीला रिवर भी कहते हैं, नीला रिवर भी कहते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद है अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर, ये गलत है, ये जो है वो गलत हो जाएगा, ये कृष्णा रिवर आ जाएगा, कृष्णा रिवर, आंध्र प्रदेश कृष्णा रिवर। सो अमरावती स्तूपा जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर जो है वो है ए है, ए इज द आंसर कि अजंता केव जो है वो वाघोरा रिवर महाराष्ट्र में लोकेटेड है, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम 60 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 60। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ, यस, तो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है कि 21 फरवरी जो है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज है। ये एक्चुअली बांग्लादेश को ट्रिब्यूट किया है, सो बांग्लादेश के लिए ये कहा गया था। सो 1999 में ये डिक्लेयर हुआ था, बांग्लादेश 2000 में डिक्लेयर हुआ था। सो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को, पहला सही है। दूसरा, द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द इंटरनेशनल नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिमांड रखी थी, तो ये भी सही है कि बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज, ये असेंबली में रखा गया था, ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो आंसर जो है वो सी होगा, बोथ 1 and 2 आर द आंसर, दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो सी इज द आंसर 60। अब आते हैं 61 के ऊपर आते हैं। 61, विथ रेफरेंस टू चौवासात योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, तो मतलब एक टेम्पल है, शंकर भगवान का टेम्पल है, चौवासात योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, मोरेना मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, शिव टेम्पल, शिव टेम्पल, राइट। और ये हमारी पार्लियामेंट के लिए जाना जाता है, लाइक पार्लियामेंट का जो डिज़ाइन है यहाँ से हमने इंस्पायर्ड हुआ है, पार्लियामेंट का जो डिज़ाइन है उसके लिए।
तो आज ये खंडर है, आज यहाँ पे भूत प्रेत भगाने का काम होता है। लेकिन लाइक ये पार्लियामेंट का डिज़ाइन जो है शुरुआत में हमने यहाँ से लिया था कि मतलब इतनी सारी यहाँ पे 64 द्वार है, 64 पिलर है जो एक ही द्वार की तरफ जो है वो इशारा करते दिखाते हैं। तो चौरासिया योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, तो ये बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कंचन घाट डायनास्टी, ये लिखा है पहला। तो पहला सेंटेंस जो है चौरासिया टेम्पल, तो इसका इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कांचापागा डायनास्टी, ये सही है सेंटेंस, कांचापांगा दैट इज सही है। दूसरा इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, अच्छा ओनली आ गया ना, ओनली ये एक्सट्रीम शब्द है, ये गलत है, ओनली ऐसा नहीं है, ऐसे हमारे देश में और भी बहुत सारे हैं। और तीसरा इट वॉज अ मीन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन, नहीं वैष्णव कल्ट नहीं, कौन सा है, शिव कल्ट है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, शैविज्म आ जाएगा। और इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, यस पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो ये चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और चौथा जो है वो आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं पहला और चौथा यहाँ पे, तो पहला और चौथा ऑप्शन में देखना होगा। द करेक्ट आंसर इज, तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 1 and 4, तो सी इज द आंसर। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है सी आंसर है, पहला और चौथा 1 and 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62। Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dam? तो देखो जब भी डैम की बात आती है, डैम एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर, तो ये पूछा गया है धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपर। तो ये पूछा है हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा हुआ है। और जब भी डैम की बात आती है तो आंसर क्या होता है, हमेशा धौलाधार आंसर होता है। तो आंसर इज धौलाधार। इसे प्लॉक की बात आए तो कालीबंगन होगा, बैंगन की बात आए तो बंगाल चूड़िया, उसकी बात आती है तो काली बैंगन होता है। यहाँ आंसर जो है वो धौलावीरा है, जो डैम के लिए चैनलाइजिंग वाटर इनटू रिजर्वायर ये रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर जो है वो ए है, ए इज द आंसर, आंसर यहाँ पे ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th century, in which of the following was या were the factory of English East India Company located? कहाँ पे, लाइक इन 17th century में, फर्स्ट क्वार्टर के 17th century में इन प्लेस में से कहाँ पे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लोकेटेड थी? द आंसर इज, देखो भरूच है, ये भरूच मतलब भरूच है, भरूच, इसको भरूच भी बोलते हैं, भरूच, ये गुजरात में है। चिकाल, त्रिनाचोलपल्ली, साउथ इंडिया। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो मात्र पहला होगा, पहला इज द आंसर, यस ए इज द आंसर, भरूच इज द आंसर। भरूच में पहली फैक्ट्री उन्होंने 17th century में खोली थी, तो यस ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 64। From the decline of Gupta until the rise of Harshvardhan in the early 7th centuries, which of the following kingdom were holding power in North India? तो देखो यहाँ पे पूछा है कि डिक्लाइन ऑफ गुप्ता, गुप्ता जब डिक्लाइन हो जाता है, एंड राइज ऑफ दी हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का शुरुआत का काल है और गुप्ता का एंड है, तो उनके बीच में जो 7th century है, अर्ली 7th century है, तो पावर किसके हाथ में था? लाइक इंडिया में पावर जो है वो किसके हाथ में था, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला गुप्ता थे, यस गुप्ता थे, द गुप्ता वर देयर। उसके बाद परमार, परमार ऑफ मालवा नहीं, परमार ऑफ मालवा नहीं थे यहाँ पे। उसके बाद पुष्या भूतिया ऑफ थानेसर, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, यस यही फिर बाद में क्या बनते हैं, हर्षवर्धन बनते हैं, तो पुष्या भूतिया ऑफ थानेसर। और उसके बाद द मोखारीज ऑफ कन्नौज, तो इन्हीं से लड़ाई हुई थी उनकी, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यस ये भी थे मोखारीज ऑफ कन्नौज, नहीं कन्नौज में शादी हुई थी उनकी जयश्री बहन की,
उनकी बेटी बहन की शादी हुई थी। उसके बाद यादवा ऑफ देवगिरी, तो यादव ऑफ देवगिरी नहीं थे। और उसके बाद द मैत्रा ऑफ वल्लभी, यस, तो हर्षवर्धन के काल में मैत्रिया, तो उसका भी एक लाइक मैसेज मिलता है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा और छठा, तो पहला, तीसरा, चौथा और छठा, लाइक दिस, बी इज द आंसर। यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा बी, बी आंसर होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर इज बी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 65 है। तो ये रहा 65। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर के हिसाब से नूनीज, विमेन इन विजयनगर एम्पायर, नूनीज के मुताबिक जो विजयनगर एम्पायर में विमेन थी, महिला थी, दे वर एक्सपर्ट इन विच एरिया, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग एंड सूथ सेइंग। तो उनका अकाउंट अगर आप देखोगे तो रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथ सेइंग, ये चारों उनको ऑप्शन में मिलता है। तो अगर हम बोले कि अगर चूज करना हो, रेसलिंग यस, एस्ट्रोलॉजी यस, अकाउंटिंग यस, सूथ सेइंग यस, तो इसका मतलब है चारों इसके आंसर होने चाहिए थे। अब देखते हैं ऑप्शन में चारों ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो यस 1 2 3 4, तो करेक्ट आंसर जो है वो होगा डी 1 2 3 एंड 4, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 66। विथ रेफरेंस टू मदन पाले ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मदन पाले ऑफ आंध्र प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला है पिंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। तो मदन पाले ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या बना है, ट्राई कलर अपना जो नेशनल फ्लैग बना है, गलत है, तो ये सही नहीं होगा। पट्टभी सिद्धरामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन हियर, नो, ये भी गलत है, यहां से नहीं उन्होंने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाल टू इंग्लिश हियर। तो आंध्र प्रदेश में मदनपाले ऑफ आंध्र प्रदेश, तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया था हमारे नेशनल एंथम का बंगाली से इंग्लिश में, यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड मैडम ब्लाउसाकी एंड कर्नल ओलकॉट सेट अप द हेडक्वार्टर इन थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर, नहीं, ये जो था वो कहाँ पे था, तो ये उन्होंने मद्रास में खोला था, यहाँ नहीं खोला था, तो मद्रास होगा यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर जो है वो है बी है, रविंद्रनाथ टैगोर होगा यहाँ पे आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, 66 के बाद नेक्स्ट जो है वो है 67। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स हिस्टोरिकल प्लेस वेल नोन फॉर। सो बुर्जहोम रॉक कट श्राइन, चंद्र केटुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वरम कॉपर आर्ट फेस। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 है, तो उसको देखना है। तो यहाँ पे पूछा है कि फीचर दिया है और उसके बाद किसके लिए इसको हम जानते हैं, ये पूछा हुआ है। तो बुर्जहोम रॉक कट श्राइन है, तो ये सेटलमेंट है, रॉक कट श्राइन नहीं है, तो इसलिए पहला जो है वो गलत हो जाएगा। ये सेटलमेंट है, एक प्री सेटलमेंट, दैट इज प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट, तो पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद चंद्र काटुगढ़ टेराकोटा, यस ये सही है, टेराकोटा आर्ट। गणेश्वरम कॉपर आर्ट फेस, यस, तो दूसरा और तीसरा आंसर इज सेकंड एंड थर्ड इज द आंसर, सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 68 है, 68। अब इसमें लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और उसके बाद करेक्ट आंसर पूछा है। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश द चंगेज खान रीच द इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूगिटिव खारेवान एम्पायर, राइट। तो खारेवान प्रिंस को मारने के लिए जो चंगेज खान है वो इल्तुतमिश जब रूल कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में तब आए थे, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो सही है।
Yes. It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Tamur occupied the Multan and crossed the Indus. तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की बात की है और वहाँ पे तैमूर आया था, इसकी बात किया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्रोनोलॉजी देखें, देखो पावर ऑफ डेट्स, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो जो पावर ऑफ डेट्स, तो जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था तो वो 1325 से 51 तक रूल किया है उन्होंने। और जो तैमूर आए थे, हमारे तैमूर जो इंडिया में आए थे, नहीं वो आए थे 1398 से 99 में आए थे। तो दोनों का मेल नहीं खाता, नहीं ये तो यहाँ पे मर गए थे मोहम्मद बिन तुगलक, और तैमूर आए थे 1398-99, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद पूछा इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया टू द विजयनगर एम्पायर, वास्को द गामा जो है वो गोवा केरला पहुंचे थे। तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में देवराया टू थे, तब केरला में हमारे वास्को द गामा पहुंचे थे। तो यहाँ पे देखो वास्को द गामा कब आए थे, तो वास्को द गामा जो आए थे वो 1498 में पहुंचे थे, राइट, इंडिया में पहुंचे थे, इससे पहले नहीं आए थे, इससे पहले नहीं आए थे फॉर्मली। और देवराया टू जो है उनका अगर टाइम देखो तो देवराया टू जो है वो है 1446। तो 1446 में उन्होंने लाइक उनकी जो गद्दी है वो उनके बेटे को मिल जाती है, देवराया उनका सन, सो मल्लिकार्जुन ही सक्सीडेड बाय मल्लिकार्जुन। तो हमारे देवराया टू जो है ही सक्सीडेड बाय मल्लिकार्जुन, राइट, इसे वो सक्सीड हो जाते हैं। तो इसका मतलब है तीसरा सेंटेंस जो है वो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज दोनों की डेट जो है वो मैच नहीं खाती है, 1498 में और यहाँ तो ये खत्म हो गए थे 1446 में, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ ए होगा, ओनली फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 69 के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69। 69 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो यहां पे लिखा है कि सेंट फ्रांसिस सेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीसस ऑर्डर, सही है। सेंट फ्रांसिस सेवियर डाइड इन गोवा एंड द चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। गोवा में मरे थे, नहीं गोवा में नहीं मरे थे, मकाऊ में मरे थे। और मकाऊ कहाँ है, वो आज का चाइना है, आज के चाइना है। तो मतलब ये चाइना में मरे हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और आप देखोगे तीसरा पढ़े बिना भी आप बोल सकते हो, लेकिन पढ़ लेते हैं। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस सेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, सही आंसर है। और दूसरा गलत है, तो दूसरा अगर आप मिस कर दो तो यहाँ पे सी जो है वो एलिमिनेशन मेथड से आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो सी ही है। तो ये मकाऊ चाइना में मरे थे, इतना पता होता तो भी आप पहला और तीसरा ना पता हो तो भी आंसर कर सकते थे। तो सी इज द आंसर, 69 में सी जो है वो इसका आंसर है। 70 के ऊपर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 70। सो यहां पे है क्वेश्चन नंबर 70। तो देखो, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो ये एंशिएंट इंडिया का भी है, ये हमारा लीगल प्रोविजन का भी आंसर है। तो इंडिया में कुछ हेरिडेटरी लॉ है कि किसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, तो उसमें से 2 लॉ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, एंशिएंट इंडिया से ये गवर्न होता है। और जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, तो हिंदू धर्म अनडिवाइडेड फैमिली में ये मतलब मेन काम करता है, सिविल लॉ है। तो विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर पूछा है, करेक्ट आंसर पूछा है। और पहला है मिताक्षरा वॉज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दयाभागा वॉज द सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट। नहीं, ये पूरे हिंदू फैमिली के लिए अवेलेबल है, सिर्फ अपर क्लास और लोअर कास्ट के लिए नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। तो अगर हम स्पेसिफिकली जाने तो जो मिताक्षरा है, मिताक्षरा स्कूल जो है वो पूरे इंडिया में अवेलेबल है। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ इज अवेलेबल इन द होल इंडिया एक्सेप्ट, तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है, हिंदू फैमिली के लिए है, और ये पूरे होल इंडिया में है, पूरे इंडिया में चलता है, एक्सेप्ट सिर्फ ये आसाम में नहीं चलता है और अपने वेस्ट बंगाल में आज नहीं चलता है। मतलब बंगाल और आसाम को छोड़ दिया जाए तो वहाँ छोड़ के
बंगाल और असम, बंगाल और असम में नहीं चलता है, बाकी पूरा मिताक्षरा पूरा ऑल इंडिया में चलता है, पूरे हिंदू फैमिली के लिए चलता है। और दया भागा जो है वो कहाँ चलता है, तो वो असम और बंगाल में चलता है। तो पहला सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि लिखा है कि सिर्फ अपर कास्ट या लोअर क्लास के, लाइक लोअर क्लास के लिए चलता है, कास्ट के लिए चलता है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है in the Mitakshara system the son can claim the right to property during the lifetime of father, whereas in Dayabhaga system it is only after the death of the father that the son can claim the right of the property। तो दूसरा सेंटेंस जो है वो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट आफ्टर मिताक्षरा में क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी बेटे को तभी प्रॉपर्टी मिल सकती है जब उसके पिता जिंदा हो, तभी मिल जाती है। लेकिन दया भागा में तो क्या करना पड़ेगा, वो मतलब जब मरते हैं पिताजी तभी दया भागा में उनको मिलेगा। आसाम और वेस्ट बंगाल में ये प्रथा चलती है कि इनहेरिटेंस में आपको तभी प्रॉपर्टी मिलेगी जब पिताजी मर जाएंगे, पिताजी की प्रॉपर्टी। और तीसरा है मिताक्षरा system deal with the matter related to property held by male member only of the family, whereas the Dayabhaga system deal with the matter related to property held by both male and female member of a family। तो ये गलत है, तीसरा गलत है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरा सेंटेंस जो है वो सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर जो है ओनली 2 होगा। दूसरा सेंटेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है only 2, only 2 is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 71। Which of the following is used in preparing natural mosquito repellent? ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि जो हमारा कौन सा ग्रास है, ग्रासेस के नाम दिए हैं, कौन सा ग्रास है वो मच्छर रेपेलेंट का काम करते हैं, मच्छर भगाने का काम करते हैं नेचुरली। आंसर है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास जो है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुगंधित ग्रास होती है, तो वो मच्छर के रेपेलेंट का, मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करते हैं नेचुरली, नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करती है। सो लेमन ग्रास इज द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72। अब यहां पे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉपर पॉट्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम एंड फोरामिनीफेरास। अभी यहां पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, जो सबसे मतलब खुद अपना खाना खुद बनाए और उसके बाद उसके ऊपर से फिर फूड चेन चालू होता है। तो इनमें से कौन सा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो देखो साइनोबैक्टीरिया इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, डायटम इज द समुद्र में रहने वाला ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। और ये आप देखोगे तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर में नहीं आएंगे, ये आएंगे हमारे इन्वर्टेब्रेट्स में आ जाएंगे। तो इसीलिए बी एंड सी शुड बी द आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर भी जो है वो वही है, बी एंड सी इज द आंसर, कि साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम जो है वो समुद्री ऑर्गेनिज्म में एक्वेटिक प्रोड्यूसर है। तो इसलिए ये आंसर होगा इनका, डायटम और साइनोबैक्टीरिया इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 73। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, हेडगेहोंग, मैरमॉथ, पेंगोलिन, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल अप, या ऊपर जाना या नीचे आना, रोल अप और प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट्स, अपने वल्नरेबल पार्ट्स को ये ऊपर जाके प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हेडगोंग, मैरमॉथ एंड पेंगोलिन। आंसर जो है वो है हेडगोंग एंड पेंगोलिन इज द आंसर। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा पहला और तीसरा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यस, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 74 पे आते हैं। 74 ये रहा, विथ रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखो, पहला है इट वाज एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन इन समिट इन 2014 में समिट हुआ था, इसमें इसको एंडोर्स किया गया था, तो ये सही है। तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो पहला सेंटेंस जो है वो सही है। दूसरा है कि इट एंडोर्स अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, यस ये फॉरेस्ट के लिए काम करता है, दूसरा भी सही है।
तीसरा, इट इज ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। और चौथा है, इट इज एंडोर्स बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनी, इंडिजीनियस कंपनी एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज। इट इज लीगली बाइंडिंग, गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो है वो है, इट इज एंडोर्स बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज, इंडिजीनियस कम्युनिटीज, चौथा, तो चौथा भी यहाँ पे गलत करेक्ट हो जाएगा। तो देखो एंडोर्स किया है उसको बड़ी बड़े लाइक सरकार ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने और इंडिजीनियस कम्युनिटीज ने, ये भी है। अच्छा, पांचवा, इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन, जब ये बना था तब इंडिया ने भी इसको साइन किया था? नहीं, इंडिया ने साइन नहीं किया था, इसीलिए पांचवा गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन में पहला, दूसरा, चौथा पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है, इसलिए ए इज द आंसर हियर। यहाँ पे ए जो है वो आंसर होगा। ओके, उसके बाद 75, क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहते हैं, अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस ऐसे देखने में बड़ा लग रहा है। सो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, मैग्नेटाइट पार्टिकल, मैग्नेटिज्म आप जानते होंगे, या रेडियो एक्टिव मटेरियल भी जो होता है, आयनाइज्ड रेडिएशन, तो रेडिएशन जो होता है उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल होता है। तो मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज द न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम आर जनरेटेड एज एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ब्रेक्स ऑफ द मोटर व्हीकल, क्या वहां से निकलता है? इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव स्टोव विद इन द होम, पावर प्लांट, टेलीफोन लाइन। तो देखो ये सारा जो है वो मैग्नेटिक पार्टिकल पॉल्यूशन निकाल सकता है, तो इसीलिए ये सारे जो है लाइक ब्रेक्स में भी होता है, इंजन में भी होता है, माइक्रोवेव में भी होता है, पावर प्लांट में भी होता है और टेलीफोन लाइन में भी होता है। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इज द डी इज द आंसर। यहाँ पे डी आंसर है। नहीं, रेडिएशन भी होता है, नॉन आयनाइज रेडिएशन होता है, उसमें भी हो सकता है। और पता है आपको, मोबाइल भी आपको बीमार कर सकता है, आपको कोई भी रेडिएशन टावर के पास रहो वो भी बीमार कर सकता है, आपको दूसरी जो एक्टिविटीज़ है वो भी आपको बीमार कर सकता है, लाइक पावर प्लांट हो गया, वहाँ पे रहो वो भी आपको पॉल्यूशन है और वो भी न्यूरो डिजेनरेटिव ऑर्डर बना सकता है। तो इसीलिए सारे डी इज द आंसर। इट वॉज द ओपन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? इनमें से कौन सा फिल्टर फीडर है? लाइक अपने अंदर से ये फिल्टर कर देता है, कौन है जो फिल्टर कर देता है? और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन जो है वो है कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर्स एंड पेलिकन। द करेक्ट आंसर इज, द फिल्टर फीडर में सबसे फेमस जो है वो ऑयस्टर है, इसलिए आंसर जो है वो ऑयस्टर ही होगा। सो फिल्टर फीडर के लिए हम ऑयस्टर को जानते हैं। ऑप्शन सी इज द आंसर, यहाँ पे सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द साइकिल? तो यहाँ पे क्या हाईलाइट किया गया है कि कौन सी साइकिल में, बायोजियोकेमिकल साइकिल में वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज? कार्बन किस में होता है? एयर में होता है। नाइट्रोजन किस में होता है? एयर में होता है। फॉस्फोरस किस में होता है? सॉइल में होता है। और सल्फर किस में होता है? तो ये होता है हमारा रॉक में और एक्वेटिक। आंसर इज तो डी, सल्फर इज द आंसर हियर। तो वेदरिंग प्लांट, तो मतलब ये रॉक का अगर सीधा पूछा है तो हम सल्फर साइकिल इज द यहाँ पे आंसर लिखेंगे, सल्फर साइकिल को आंसर लिखेंगे। तो देखो 77 का डी इज द आंसर, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रिटस? यहाँ पे पूछा डेट्रिटस क्या है? अर्थवर्म, जेलीफिश, मिलीपेड्स, सी हॉर्स, वुडाइस। तो देखो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे ना तो पहले तो हमें लग रहा है जेलीफिश। तो जेलीफिश जो है इट इज नॉट अ डेट्रिटस, तो हम जेलीफिश को तो मना करेंगे, दूसरा नहीं है। अब देखो हर जगह पे क्या है? दो हर जगह पे, तो जहां दो नहीं है वो आंसर, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जेलीफिश इज द आंसर। तो अर्थवर्म जो है वो डेट्रीवोरस है, अर्थवर्म इज द डेट्रीवोरस। उसके बाद
Millipede is a detrivorous, seahorse is not a detrivorous, and woody lice is the detrivorous. तो इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर जो है वो निकल के आता है अपना, यस, सी इज द आंसर, सी आंसर निकल के आता है, यस, तो सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, या 79 पे आते हैं अभी. Question number 79. Question number 79 is here. Like the common carbon matrix supported by United Nations Environment Program has been developed by whom? The common carbon matrix supported by United Nations Environment Program. तो ये किसके लिए है? कॉमन कार्बन मैट्रिक, मतलब कार्बन के लिए है. यहाँ पे आप देखोगे कार्बन इज द हाईलाइट, और ये सीधा आंसर किसके ऊपर इशारा करता है? कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर करता है. और ये कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं आएगा. अनेबलिंग गवर्नमेंट टू असेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, ये आ सकता है. और उसके बाद असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट, इसको भी देख लेते हैं. अभी देखा असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड, असेस करना है, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है. अनेबलिंग गवर्नमेंट टू असेस कार्बन मैट्रिक, assess the overall carbon नहीं हो सकता है by other countries, and assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuel world in unit time, ये भी नहीं हो सकता. यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो होगा ए. ए इज द करेक्ट आंसर. कार्बन फुटप्रिंट, ए इज द आंसर. यहाँ पे ए आंसर होगा. कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? सो इट इज टोटल ग्रीन हाउस गैसेस. इट इज द फुटप्रिंट इज द टोटल greenhouse gases, total greenhouse gases emission caused by individual, caused by all sources, yes. तो लाइक फॉसिल फ्यूल से भी आएगा. तो उसके बाद हम ज़मीन को काट देते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसके कारण क्या होता है? ये हमारा फुटप्रिंट होता है. तो ये सारी ऑल सोर्सेस से, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, इसलिए ए इज़ द आंसर. दुनिया की बात कर रहा है, स्पेसिफिक एक कंट्री की या फिर एक सोर्स की बात नहीं कर रहा है, इसलिए 79 इज़ द आंसर. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question is 80. Which of the following have species that can establish symbiotic relation with other organism? Symbiotic relation क्या होता है? तो symbiotic relation ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो बायोटिक इंटरेक्शन होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, दो स्पेसीज आपस में इंटरेक्शन करती है और दोनों को बेनिफिट होता है. इस इंटरेक्शन को म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन भी कहते हैं. अब इसमें देखो फंगी जो है वो हमें पता है, फंगी करता है, प्रोटोजोआ करता है, नीडेरियंस करता है कि नहीं करता है? तो नीडेरियंस जो है वो भी करता है, क्योंकि नीडेरियंस जो है वो डाइनोफ्लैगेल एल्गिया के साथ करता है. तो जो हमारा नीडेरियन जो है इसका भी जो रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन जो है वो अवेलेबल है. तो डाइनोफ्लैगेलेट एल्गी के साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है. तो इसीलिए ये भी होगा, फंगी भी होगा, प्रोटोजोआ भी होगा. आंसर जो है वो होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर जो है वो तीनों होना चाहिए. तीनों आंसर देखते हैं कि नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज यस डी. द करेक्ट आंसर इज डी. तीनों इसका आंसर होगा. और ये जो हमारा डाइनो सो नीडेरियंस जो है ये जो अलगी के साथ रिलेशन रखता है अपना, तो ये इंडिविजुअल भी रह सकता है लेकिन वो उसके साथ भी रिलेशन रखता है, तो इसलिए ये सिम्बायोटिक रिलेशन में होगा. तो तीनों होगा, इसलिए डी इज द आंसर. तो ऑल ऑफ द अबव या ए बी सी, ये पहला, दूसरा और तीसरा
ये तीनों इसका आंसर है। तो यहाँ पे 80 का डी आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 80 जो है 41 से 80 है, इसका डिस्कशन मैं समाप्त करता हूँ इसके बाद। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। तो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू जी, बाय।